स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के समय आर्थिक व्यवस्था यानी अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। दीवानी अधिकार का मतलब होता है कर लेने के अधिकार। कर प्राप्त करने का अधिकार जब उनको मिल गए तो उसके बाद उन्होंने यानी अंग्रेज जो गवर्नर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरलों ने नई नई भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की थी भारत के अंतर्गत। तो ये है अंग्रेजों के समय भू राजस्व व्यवस्थाएं। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश काल में या अंग्रेजों के समय या ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भू राजस्व व्यवस्थाओं में सबसे पहली जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में 1786 यानी 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था। जब वो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तो उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से स्थापित हो चुकी थी। उसके पास साम्राज्य था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार थे, कर प्राप्त करने के अधिकार थे। तो उसके लिए बहुत अच्छा उचित मौका था कि वो किस तरीके से भारत में एक बंदोबस्त प्रारंभ करे, यानी कर लेने का बंदोबस्त प्रारंभ करे। तो उसने उस समय में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी या शुरू कर दी थी। पूरी प्रोसेस उसने जो है करवा दी थी। उस समय जिस समय भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जॉन सोर, ठीक है, कि जॉन सोर जो है वो राजस्व मंडल अधिकारी थे या अध्यक्ष थे। जॉन सोर राजस्व मंडल अध्यक्ष थे। उनकी ही अंडर कस्टडी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के आदेश से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। और स्थायी बंदोबस्त जो है कर लेने की एक प्रोसेस थी, कर लेने का एक तरीका था। ठीक है, अब मैं आपको स्थायी बंदोबस्त के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। कर लेने का ये एक तरीका था, ये एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें कि जो किसान थे उन किसानों से सीधे डायरेक्ट कर नहीं लिया जा रहा था, बल्कि जमींदारों को भूमि 10 वर्ष के लिए दी जा रही थी। यानी कि स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि पूरे 10-10 वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए एक सेटलमेंट किया जा रहा था जमींदारों के साथ कि वो जमींदार इतने बड़े भू क्षेत्र पर इतना कर लगाया गया है उसको वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराएंगे। यानी कि अब कंपनी को किसानों से डायरेक्ट कर लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बीच में जमींदारों को बना दिया, जमींदारों को निर्धारित कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो है जो जमींदार सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको वो पूरा का पूरा भूखंड दिया जाता था। तो इस एक तरीके से इसकी नीलामी होती थी। तो ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने वाले जमींदार को पूरी तरीके से उस भू क्षेत्र का या उस इलाके का कर लेने का अधिकार दिया जाता था और वो भी 10 वर्ष के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो अब जमींदार और किसानों के बीच में जो है एक सेटलमेंट किया गया कि जमींदार और किसान, जमींदार किसानों से कर लेगा और एक पट्टा दिया जाएगा। उस पट्टे में उस किसान की भूमि लिखी जाएगी। इसके अलावा उसे कितना भूमि देकर देना है वो भी उसमें लिखा जाता था। तो किसानों जो कि भूमि के वास्तविक स्वामी होते थे उनसे ये अधिकार छीन लिया गया और ये अधिकार अब जमींदारों को दे दिया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत बड़ी चाल थी भारत में अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, भारत से कर लेना, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना, ये तो उनका था ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा मध्यम वर्ग भी बना लिया जो कि उनका स्वामी भक्त बन गया था। ठीक है, जैसे जमींदार वर्ग। तो इस तरीके से जमींदारों को बीच में लाया गया। जमींदार यूं तो पहले से भी होते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से, स्थायी बंदोबस्त एक ऐसा परमानेंट सेटलमेंट था
इस परमानेंट सेटलमेंट में किसानों से डायरेक्ट करना लेकर जमींदारों को 10 वर्ष के लिए, यानी सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले जमींदार को 10 वर्ष के लिए वो बड़ा भू क्षेत्र दे दिया जाता था कर लेने के लिए। ठीक है, जो कर जमींदार एकत्रित करता था उसका 1/10वां भाग ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था और 1/11वां भाग जो है जमींदार का होता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सेटलमेंट किया गया था। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्पेशली बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये परमानेंट सेटलमेंट किया था कर लेने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इसमें आता ही है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये 3 व्यवस्थाएं हैं कर लेने के लिए। ठीक है, यानी कि भू राजस्व व्यवस्थाओं में 3 व्यवस्थाएं हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लागू की थी अलग अलग स्थानों पर। सबसे पहला स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी और फिर महालवाड़ी। तो ये तीनों में से एक जरूर आती है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता ही है, डेफिनेटली आता है, तो इसीलिए आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाइएगा। तो स्थायी बंदोबस्त, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी, क्या उसमें जो है रूल रेगुलेशंस निर्धारित किए गए थे, क्या उसमें बनाया गया था, क्या नियम बनाए गए थे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि जमींदार भूमि के वास्तविक स्वामी बन गए। जो भूमि किसानों की होती थी अब वो अधिकार किसानों से छीन कर, यानी कि पट्टा तो किसानों को दिया जाता था कि आपकी भूमि है, लेकिन पट्टा एक अस्थायी पट्टा होता था और जमींदारों को उस भू क्षेत्र का वास्तविक स्वामी बनाया गया। तो जमींदार भूमि के वास्तविक स्वामी बन गए, किसान बेघर हो गए थे। ठीक है, सेकंड इसकी विशेषता थी कि स्थायी बंदोबस्त एक निश्चित समय के लिए किया जा रहा था, 10 वर्ष के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए किया जा रहा था। ठीक है, और एक निश्चित लगान उस पर लगाया जा रहा था। तो इस तरीके से ये एक निश्चित था, एक परमानेंट सेटलमेंट था, एक निश्चित अवधि थी 10 वर्ष, एक निश्चित लगान होता था जो 50 से 60% तक लिया जाता था। तो इस तरीके से इसमें जो है निश्चित अवधि और निश्चित लगान जो है ये इसकी एक मेन विशेषता थी। तीसरा इसमें था कि ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में इस भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली को लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, इसकी विशेषता थी कि किसानों के भू अधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी कि किसान जो कि भूमि के वास्तविक स्वामी होते थे अब वो न होकर जमींदारों को जो है इसका भू स्वामी बनाया गया था, किसानों के भू अधिकार समाप्त कर दिए गए पूरी तरीके से। इसके अलावा इसमें लगान जो है 1/10वां भाग कंपनी को मिलता था और 1/11वां भाग जो है वो जमींदार को दिया जाता था। ठीक है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट इसकी विशेषता थी कि यह लगान, ये जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था जो है एक निश्चित अवधि यानी 10 वर्ष के लिए जो है निश्चित की गई थी, 10 वर्ष के लिए निश्चित की गई थी। और इसमें एक पॉइंट और लिख दिया गया था कि यदि, क्योंकि लगान निश्चित था, यदि भूमि में उत्पादन अधिक होता है तो उस उत्पादन का लाभ कंपनी को नहीं मिलेगा। यानी कंपनी ने जो है परमानेंट सेटलमेंट पहले ही कर चुकी है, परमानेंट लगान वो लगा चुकी है, कितना उसको लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है। यदि उस भू क्षेत्र में कम होता है तो भी उसे इस बात से मतलब नहीं है, और यदि ज्यादा होता है तो भी उस बात से कोई लेना देना नहीं है। यानी कम हो तो भी वो उतना ही लेगी, चाहे किसान उसे कहीं से भी दें, यदि ज्यादा होता है तो भी वो उतना ही लेगी, ऐसा नहीं कि उसमें वृद्धि कर दे बाद में। तो ये जो है परमानेंट सेटलमेंट था। ठीक है, इसके अलावा इसमें था कि जमींदार के न्यायिक अधिकार सुरक्षित किए गए थे। कि पहले क्या होता था कि जमींदार जो है उनके पास न्यायिक अधिकार होते थे, किसानों में कोई भू क्षेत्र से संबंधित जो है न्यायिक अधिकार जमींदारों को मिले हुए थे, लेकिन अब जो है जमींदारों से न्यायिक अधिकार ले लिए गए और पूरी तरीके से जो है जमींदारों को न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत, जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत उनको रखा गया। यदि जमींदार और किसानों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कभी कोई झगड़ा होता है या कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट मैटर होता है, तो किसान जो है जमींदारों के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं और उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसमें रखा गया था। इसके अलावा जो है जमींदार और किसानों के बीच में पट्टे जारी कर दिए गए थे। ठीक है, जमींदार और किसानों के बीच में पट्टे जारी कर दिए गए कि जमींदार जो है उनको और किसान, यानी इस जमींदार के अंडर में ये किसान है, इसके पास ये भूमि है, इतना बीघा भूमि है, इस प्रकार की भूमि है, बंजर है, उत्तम है, जिस जैसी भी होती थी, और इतना % जो है इसको कर देना होगा। तो ये जो है इस भू राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं थी। इस तरीके से इन विशेषताओं को पूरी तरीके से दिया गया था।
अब पॉइंट आता है स्थायी बंदोबस्त के गुण। स्थायी बंदोबस्त के क्या गुण थे, इससे क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट्स निकले, क्या कंपनी को फायदा मिला, क्या भारतीय जनता या किसानों को फायदा मिला। वैसे इसके फायदे सिर्फ कंपनी को ही मिले थे, किसानों को इसका कोई फायदा नहीं मिला था। ये भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त किसानों के लिए पूरी तरीके से बहुत ज्यादा घातक थी। तो इसका जो सबसे पहला गुण है वो है कि कंपनी को अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ। कैसे? कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट कर रखा था, उसकी आय निश्चित थी, उसको इतनी आय प्राप्त होनी ही थी, चाहे भूमि में फसल हो चाहे ना हो, ठीक है, यानी कि उनको इतनी आय प्राप्त होगी ही होगी। तो इससे जो है कंपनी को अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इसमें था कि कंपनी को समय और धन की बचत जो है वो भी अवश्य हुई थी, कि जो कंपनी कर लेने के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त करती थी, उसमें बहुत सारा पैसा भी लगाती थी, तो अब उसे पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, पैसा लगाने की आवश्यकता थी नहीं और धन भी लगाने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि समय और धन, समय भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, धन भी लगाने की आवश्यकता नहीं थी कर्मचारियों पर, क्योंकि जमींदारों को सब कुछ करना था, जमींदारों को ही कर लेना था, जमींदारों को ही पैसा इकट्ठा करना था और कंपनी में जमा कराना था। तो कंपनी को इससे विशेष लाभ हुआ, समय और धन की बचत हुई, कंपनी को अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ। दूसरा इसका लाभ था अंग्रेजों को स्वामी भक्त वर्ग मिल गया, यानी अंग्रेजों के पास एक ऐसा मिडिल क्लास, एक ऐसा जमींदार वर्ग उन्होंने भारत में उत्पन्न कर लिया जो पूरी तरीके से जो है उन्हीं का ही था। यानी जब विद्रोह भी हुए थे, भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, भारतीयों का साथ नहीं दिया था। तो इस तरीके से उन्होंने एक ऐसा मध्यम वर्ग बना लिया और उस मध्यम वर्ग का उद्देश्य था कि अंग्रेजों की तूती बोलो, यानी अंग्रेजों की ही जो है गुलामी करो। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा मध्यम वर्ग उन्होंने बना लिया, तो ये भी इसका एक अच्छा बड़ा लाभ था। दूसरा था इसमें कि संपूर्ण बंगाल में एक रूपता आई, यानी कि जगह जगह पर कर लिए जाते थे, जगह जगह पर अलग अलग कर निर्धारित होते थे। तो अब पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, पूरे प्रांत में जो है एक जैसी कर प्रणाली थी, एक जैसा सिस्टम था, एक जैसे कर लिए जा रहे थे, जमा कराए जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं इससे एक रूपता आ रही थी, ठीक है, एकीकरण इससे अवश्य हो रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें आएगा किसानों के अधिकार जो है वो न्यायिक रूप से सुरक्षित हो गए थे, कि किसान जो कि जमींदारों के ही ऊपर निर्भर होते थे, लेकिन अब जो है वो जमींदारों के ऊपर निर्भर नहीं थे, ठीक है, अब जो है जमींदारों के ऊपर निर्भर नहीं थे, बल्कि यदि कभी आवश्यकता होती थी तो आवश्यकता पड़ने पर या कोई डिस्प्यूट होता है जमींदार और किसान के बीच में, तो किसान जमींदारों के विरुद्ध न्यायालयों में जा सकते थे, यानी कि वो कोर्ट में जा सकते थे और अपनी सुनवाई करवा सकते थे। वो एक अलग बात है कि नहीं सुनी जाती थी, उनको उतना कुछ नहीं पता होता था, लेकिन वो कर सकते थे, ठीक है, ये एक लाभ था इसका। नेक्स्ट था कृषि भूमि और उत्पादन में भी वृद्धि हुई, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट हो चुका था, लगान निश्चित हो चुका था। यदि उत्पादन अधिक होता है तो उसमें अंग्रेजों का कोई हिस्सा नहीं होता था। तो इस तरीके से किसानों ने अपनी भूमि में भी विस्तार करने की कोशिश की और उत्पादन में भी वृद्धि करने की कोशिश की थी, ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा लाभ था। इसके अलावा जो है अब हमारा पॉइंट आएगा दोष, ठीक है, यानी कि स्थायी बंदोबस्त के क्या डिमेरिट्स थे। ये तो मेरिट्स हो गए, अब क्या डिमेरिट्स थे, क्या उसके दोष थे, क्या नुकसान थे। सबसे बड़ी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें कोई खास नुकसान नहीं था, छुटपुट चीजों को छोड़कर बाकी का कोई भी नुकसान नहीं था। जब नुकसान था किसी को तो भारतीय किसानों को था, ठीक है, भारतीय जनता को था, भारतीय किसानों को इससे बहुत बड़ा नुकसान था। सबसे पहला आता है किसानों की भूमि का स्वामित्व छिन गया, ठीक है, किसान जो कि भूमि के वास्तविक स्वामी होते थे, अब उनका जो है स्वामित्व उससे छिन गया और वो स्वामित्व अब किसानों की जगह पर जमींदारों को दे दिया गया और किसान बेघर हो गए, ठीक है। दूसरा कि किसानों जो है, किसान पूरी तरीके से जो है किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि जमींदार एजेंट नियुक्त करते थे कर लेने के लिए, और एजेंट जो है वो कर लेने में बहुत जो है कड़ाई करते थे। तो अकाल वगैरह पड़ गया है तो भी किसानों को कोई रियायत नहीं दी जाती थी और किसानों से जबरन जो है सारा कर लिया जाता था, चाहे उन्हें भूखे मरने की नौबत उनकी आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो है किसानों की दुर्दशा प्रारंभ हो गई थी अत्यधिक अकालों के कारण, और अत्यधिक कर लेने का जो प्रोसेस तरीका था वो बहुत ही दुर्व्यवहारपूर्ण था, बहुत ही जो है कठोर था। तो
इसलिए जो है किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार इस भू राजस्व व्यवस्था की वजह से खराब होती चली गई। उनकी दुर्दशा प्रारंभ हो गई थी, भूखों मरने की नौबत जैसी आ चुकी थी। अकाल वाली जगहों पर जो है किसान भूखे मर रहे थे बुरी तरीके से। ठीक है, तो थर्ड इसका दोष जो था वो था भू राजस्व दर बहुत अधिक थी, यानी कि किसान भू राजस्व जमा कराने के बाद उनके पास खाने के लिए भी दाना नहीं बचता था। ये बिल्कुल वाकई सच्चाई थी, ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात है कि किसान जब अपना पूरा का पूरा कर्ज जमा कराते थे, कर्ज जमा कराने के बाद उनके पास खाने के लिए दाने भी नहीं बचते थे। कभी कभी ऐसी नौबत आती थी क्योंकि उनसे जो है उनकी भूमि छिन जाएगी पूरी तरीके से, वो बेघर हो जाएंगे, तो इस डर से वो जो है यदि फसल अच्छी नहीं हुई है तो वो जो मुनीम जो होते हैं या साहूकार होते हैं उनसे वो जो है लोन लेते थे, यानी कि उधार लेते थे और उसके बदले में अपनी जमीन रख देते थे। अब क्योंकि वो उधार कभी चुका ही नहीं पाते तो क्या होता था कि उनकी जमीन भी पूरी तरीके से जो है साहूकारों के पास चली जाती थी और जमीन और जो किसान थे वो पूरी तरीके से जो है बेघर हो गए, बर्बाद हो गए। तो ये एक भू राजस्व व्यवस्था जो है वो किसानों की आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा गहरी चोट पहुंचाती है। किसान पूरी तरीके से बेघर हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी इस व्यवस्था की वजह से। ठीक है, दूसरा जो है एक इसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो जमींदार थे उन्होंने उस समय पर बड़ी बड़ी यानी अधिक से अधिक बोली लगाकर जमींदारों ने भूमि तो ले ली, भूखंड ले लिए, लेकिन समय पर कर नहीं चुका पाए अकाल आदि के कारण। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार से तो लेना ही था, तो जमींदारों ने भी कर लिए। अब कर लिए तो उसके बाद जो है वो भी करों के चक्र में फंसते चले गए और धीमे धीमे करके उनकी खुद की जमीनें भी बिक गई थी। बहुत सारे जमींदार भी इस व्यवस्था के कारण बेघर हो गए थे। ऐसा बिल्कुल सही है, सच्चाई है इसमें। तो इस तरीके से ये किसानों के लिए एक अत्यधिक गहरी और घातक व्यवस्था थी। किसानों की आर्थिक स्थिति को खराब करने में इस भू राजस्व व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और आएगा, इसका एक दोष जो है वो कंपनी के लिए था कि यदि उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है, यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो उस उत्पादन की वृद्धि का लाभ जो है वो कंपनी को नहीं मिलता था। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि होगी तो उस वृद्धि का लाभ जो है वो कंपनी को नहीं मिलेगा। तो ये उसके लिए एक छोटा सा और दोष था। इसके अलावा जो है इसमें एक और दोष था कि पूरी तरीके से जो है जो कर लिया जाता था उसकी दर इतनी ज्यादा थी। इसके अलावा जमींदार भी उसमें से और बहुत सारे टैक्सेस रख लेते थे, जो एजेंट वो नियुक्त करते थे वो भी रख लेते थे। तो लगातार ये एक ऐसा चक्रव्यूह चल रहा था जिसमें किसान जो है वो पिसता ही जा रहा था। ठीक है, तो इस व्यवस्था के दोष अधिक हैं और गुण बहुत कम हैं। गुण हैं तो वो सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए हैं, भारतीय किसानों के लिए दोष ही दोष हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी समीक्षा करें, क्योंकि समीक्षा आती ही है, आपको लिखना ही है इसमें समीक्षा यदि हम करें या भारतीय किसानों पर भू राजस्व व्यवस्था का प्रभाव। ठीक है, दोनों तरीके से आ सकता है, समीक्षा करके कर लीजिए या कृषकों पर प्रभाव। पॉइंट आता है इसके साथ ही आता है कि स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं के साथ गुण दोषों का वर्णन करते हुए भारतीय किसानों पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। इस तरीके से भी आता है और ऐसे भी आता है, भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए, भारतीय कृषकों पर इसका प्रभाव। इस तरीके से भी आता है, कुछ भी आए, यदि पॉइंट क्लियर इस तरीके से पूछा ना भी जाए तो भी आपको कृषकों पर प्रभाव लिखना ही लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका पूरी व्यवस्था का। तो यदि हम कृषकों पर प्रभाव की चर्चा करें तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इस भू राजस्व व्यवस्था की वजह से भारतीय किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। जो कर लेने की जो दर थी वो बहुत ज़्यादा थी, इतनी दर जो है किसान नहीं चुका सकते थे किसी भी कंडीशन में। किसानों में लगातार भुखमरी फैली थी, अकालों की वजह से जो है किसान बेघर हुए और पूरी तरीके से बर्बाद होने की कंडीशन में पहुंच चुके थे। ठीक है, इवन कुछ जमींदार भी इस व्यवस्था की वजह से बर्बाद हुए थे। तो यदि कृषकों पर प्रभाव का वर्णन किया जाए तो हम बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं, पूरी तरीके से कह सकते हैं, निसंदेह पूर्वक ये कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का कृषकों पर बहुत ही गहरा और घातक प्रभाव पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ने में, भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में स्थायी बंदोबस्त का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कृषकों पर इसका गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट होता है स्थायी बंदोबस्त। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी और मालवाड़ी के बारे में। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके 2-3 पॉइंट हैं। स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है,
उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है, गुण और दोष बताने हैं और थोड़ी सी लास्ट में आपको समीक्षा करनी है। क्वेश्चन जो है हमारा वो 6 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों में पूछा जाता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए एक बड़े उसमें, यदि इन केस ये 6 मार्क्स में आता है तो थोड़ा शॉर्ट करके लिख दीजिए, कोई पॉइंट आप जो है स्किप मत कीजिए, डिटेल थोड़ी सी आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटों को स्किप नहीं करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, देन आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।